Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। दोस्तों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की इस लेटेस्ट दैट इज 2022 के एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसका पार्ट 2। आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, हमने लास्ट वाले अपने लेक्चर में मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स तक चीजों को कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे बायो एथिक्स से शुरुआत करेंगे। देखिए, आप बायो एथिक्स को सीधा सीधा ऐसे समझिए कि एक ऐसी स्टडी है ये मोरालिटी की। कैसे? क्योंकि ये डील करती है विद द बायोलॉजिकल इश्यूज एंड फैक्ट्स जो हम सबको कंसर्न करते हैं या हमारे क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनको कंसर्न करते हैं। इसको और गहराई से समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ऑलमोस्ट वो सारे नॉन ह्यूमन एनिमल्स, सारे जानवर जो इंसान नहीं होते, नॉन ह्यूमन जो एनिमल्स हैं, दैट इज सेंटिएंट। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे समझिएगा कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट एनी नॉन ह्यूमन एनिमल दैट इज सेंटिएंट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैसे समझते हैं? एक, बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज, बहुत अच्छी चीजें हैं, समझिएगा। अब बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज में क्या इश्यूज आते हैं? जैसे कि अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या है? एक बिगिनिंग ऑफ लाइफ इशू है ना। दूसरा, एंड ऑफ लाइफ इशू। अब आप दिमाग लगाइए, एंड ऑफ लाइफ इशू में क्या इशू आएगा? इशू आएगा यूथनेशिया का। हाँ, कि क्या यूथनेशिया देना सही है या नहीं, एक्टिव पैसिव कौन सा सही है, इस बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे और ये भी बताएंगे यूथनेशिया क्या होता है। एंड फाइनली एथिकल कंसर्न, जिसके अंदर आपको मेडिकल रिसर्च की एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें। तो आइए सबसे पहले आपको बताती हूँ बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज के बारे में। सारी ही जो लाइफ इश्यूज की बिगनिंग है वो, देखिए, चीज़ें अटैच आदमी होता है, कंटेंशियस होती हैं। अब इनमें से कुछ की बात करें तो कुछ होता है अबॉर्शन, फिर आता है स्टेम सेल रिसर्च, इसके अलावा स्टेम सेल रिसर्च या प्रोक्योरमेंट एंड रिसर्च ऐसे कह लीजिए, और क्लोनिंग वगैरह, इन सब के टर्म्स आपने ज़रूर सुने होंगे। और हर एक जो बड़ा इशू है इसको आप एक रिसर्च फील्ड खुद में मान सकते हो और ये आपस में भी रिलेटेड है। देखिए, इसको सिर्फ मैं लाइन बाय लाइन नहीं समझा रही हूँ, ऐसे समझिए, लाइन बाय लाइन तो समझा रही हूँ बट इसको डिटेल से भी समझा रही हूँ। देखिए, अब अबॉर्शन की बात करें तो अबॉर्शन खुद में भी एक बड़ी रिसर्च है, एक बड़ी रिसर्च फील्ड है, एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, एक बड़ी चीज़ है। और ये आपस में इन सब चीज़ों से यहाँ पे जुड़ी हुई भी है। कैसे? यहाँ पे देखिए कि अगर हम देखें, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड आएगा। तो अब अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स, स्टेम सेल्स, ये सब देखिए, ह्यूमन क्लोनिंग, ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड भी आपको मिलेंगी। तो आइए एक एक करके मैं चीज़ों को समझाती हूँ और उसका रिलेशन समझाती हूँ। देखिए, अगर हम पहला ही अबॉर्शन की बात करते हैं तो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माँ अपनी मर्जी से अपने अंदर जो फीटस डेवलप हुआ है, ठीक है, अभी अभी बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, उसकी कोक के अंदर, उसकी वोम के अंदर, तो मदर उसको अपनी मर्जी से रिमूव कराती है बाय वन और अनदर मेथड, किसी भी मेथड के माध्यम से ये रिमूव कराती हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया वगैरह, इन्होंने भी ये जो अबॉर्शन है उसे लीगलाइज कर रखा है, लीगल है, आपने बिल्कुल सुना होगा। बट इसमें पर्टिकुलरली एक टाइम तक लीगल है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, मान लीजिए कि शुरुआत के 3 महीने तक। और हर इंसान को ये पता है कि एक ऐसा काम है जिससे आप किसी की जिंदगी को, जैसे अब वो बच्चा है, अब कहने को वो अभी बाहर नहीं आया, कहने को वो अभी जन्म नहीं हुआ, बट लेकिन वो एक जान है, हेल्पलेस जान है, जो सिर्फ अपनी माँ के कोख में है और वो अपनी माँ पे डिपेंडेंट है कि वो उसका ध्यान रखेंगे या कुछ करेंगे। अब वो हेल्पलेस चाइल्ड है, उसकी लाइफ को खत्म करना है एक तरीके से ये, और ये खुद में एक इशू है, समझ रहे हो ना। और अपनी मर्जी से माँ कर रही है, तो विलफुली पुटिंग एन एंड टू अ लाइफ ऑफ अ हेल्पलेस चाइल्ड इन द वोम ऑफ इट्स मदर। फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी इट इज एन एथिकल इशू। भाई, दुनिया के लिए क्या है कि एक एथिकल इशू है। बात तो हर तरीके से कोई ना कोई बात तो बैठेगी, और ये बात
है कि भाई बच्चा आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन अब वो है तो ऐसा इंसान जो मतलब जो खुद से कुछ कर नहीं सकता, उसके अंदर जान है, बट उसे ऐसे मार देना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो इसलिए एक अपने में एक टॉपिक है। हालांकि देखिए, अबॉर्शन को एक मॉरल इशू के तौर पे देखा जाता है और एक ह्यूमन सर्वाइवल के चैलेंज के तौर पे भी देखा जाता है। ये जो वेस्टर्न वर्ड्स है इसमें, ठीक है ना, पश्चिमी देशों में इट इज काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी जरूरी चीज है हमारे लिए इस बात को समझना दोस्तों, कि ज्यादातर जो अबॉर्शन होते हैं इधर एशियन कंट्रीज में, वो अलग अलग रीजंस की वजह से होते हैं। अब बहुत सारी दफा लोग जो हैं इस बात को मानते हैं कि वो अबॉर्शन करवाते हैं बिना जाने समझे कि क्या है, क्यों है, किस तरह से यहाँ अबॉर्शन हो रहा है, और इसका लाइफ पे, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट किसी महिला पे, उस पर क्या पड़ेगा, प्लस फैमिली पे क्या पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात। अब जो मॉरल इशू इन्वॉल्व है इस अबॉर्शन के अंदर, वो ये इशू इन्वॉल्व है भाई, कि जो बच्चा है वो यहाँ पे एज मच एज क्लेम द मदर टू द लाइफ, बच्चे का भी उतना ही हक है अपने जीवन पे जितना कि उसकी माँ का है। तो इसलिए ये भाई देखा जाए इवन ज्यादा ही लीगल प्रोटेक्शन उसको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। और चीजें समझाते हैं उसको, और एग्जाम्पल्स है। सपोज करिए कि कोई गरीब इंसान है जिसके हाथ पैर कुछ नहीं है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और एक स्वस्थ व्यक्ति है। तो जो स्वस्थ इंसान है, जितना उसके पास राइट टू लाइफ है, उतना ही उस गरीब व्यक्ति के पास भी है, बल्कि उसका जीने का जो अधिकार है उस पर पल्ला भारी है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी चीज को आप इसमें देखिए कि वो छोटा सा बच्चा जो माँ की वोम में है, कोख में है, और उसके पास कुछ भी चारा नहीं है सिवाय अपनी माँ पे डिपेंड होने के, ठीक है, और उतना ही हक उसका भी है जीने का जितना उसकी माँ का। तो ये एक तो बात हो गई अबॉर्शन को लेके क्यों कहा गया है, इस चीज को मैंने आपको सही समझाया सही से। अब दूसरा आता है राइट। ये राइट की स्पेलिंग गलत हो गई ना तो मुझे बार बार टेंशन हो रही है। चलिए, राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अब इसमें क्या है, देखिए, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ये मेंटेन करता है कि चाइल्ड बाय रीजन ऑफ इट्स फिजिकल एंड मेंटल इमेच्योरिटी नीड्स स्पेशल सेफगार्ड्स एंड केयर इंक्लूडिंग, समझिएगा अभी बताती हूँ, अप्रोप्रिएट लीगल प्रोटेक्शन बिफोर एज वेल एज आफ्टर द बर्थ। भाई यूनाइटेड नेशन यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड ये कहता है कि बच्चा चाहे कुछ हो, है ना, अपनी चाहे भाई बच्चा क्या है, अभी वो इमेच्योर है, और प्लस फिजिकली भी है, मेंटली भी है, तो उसके जो हक हैं उन्हें सेफ गार्ड करना, उसकी केयर करना, ये एक लीगल प्रोटेक्शन के अंदर आना चाहिए, ठीक है, और ये उसके जन्म से पहले ही आना चाहिए। अब जो एंटी अबॉर्शनिस्ट हैं, खासकर वो लोग जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इन जनरल बताऊं तो द क्रिएशनिस्ट, जिनका ये मानना है इंटेलिजेंट डिजाइनर बिहाइंड ह्यूमन लाइफ में, ठीक है ना, वैसे मानना है कि भाई ईश्वर ने बनाया सबको, ईश्वर ने बना के यहाँ पे भेजा है, और इनको जो है वो अबॉर्ट नहीं करना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति हैं उनका ये कहना है कि साइंस ने प्रूव करा है कि बियॉन्ड, साइंस हैज प्रूवन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि ह्यूमन लाइफ की शुरुआत फर्टिलाइजेशन से ही हो जाती है, इवन बिफोर दैट इज अ डिवाइन। मतलब सीधी बात है कि मतलब इन लोगों का ये कहना है कि भाई देखो, जब बस माँ की कोख में बच्चा आया, फर्टिलाइज होने से पहले ही अगर हम देखें तो वो उसमें जान आ गई है ना, और ये कुदरत ने यहाँ पे जान दे रखी है, इसलिए इस बच्चे की जिंदगी का प्रोटेक्शन पहले से ही होना शुरू होना चाहिए। जो फीटस है, जो फीटस होता है, वो शुरुआत से इसकी खुद की भी एक जिंदगी हो जाती है, एक लाइफ उसके अंदर पड़ जाती है। तो ये यहाँ पे इट इज अ टोटली न्यू ह्यूमन बीइंग, एक नया इंसान होता है ये, इसका खुद का एक जेनेटिक कोड होता है ना, अलग होता है वो बाकी अपने पेरेंट्स के जेनेटिक कोड से। और ये नई जीवन जो है, नई जिंदगी जो है, कंप्लीटली यहाँ पे होती है एट फर्टिलाइजेशन। और इस वजह से अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ या ग्रोथ नहीं हुआ, उसके पहले भी इसमें जीवन आ जाता है। तो अबॉर्शन अगर आपने किसी भी टाइम कराया, शुरुआत में कराया, बाद में कराया, डजंट मैटर, क्योंकि आप जान ले रहे हो अल्टीमेटली एक ऐसे लाइफ की, एक ऐसे जीवन की जो इनोसेंट है, जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, उसकी आप जान ले रहे हो, ठीक है। तो ये राइट ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड आप समझ गए क्या है। तीसरा आता है स्टेम सेल रिसर्च।
देखिए स्टेम सेल तो आप सभी जानते होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, स्टेम सेल क्या होता है भाई। स्टेम सेल की अगर मैं बात करूं तो इसी से ही सारी चीजें बनी है ना। इस पे बहुत सारी बातें आज के टाइम पे आप सुन रहे होंगे कि बच्चे के स्टेम सेल्स शुरुआत में ही निकाल लिए जाएं, ताकि अगर फ्यूचर में उसको कभी कोई दिक्कत आती है तो उसको ट्रीट उससे किया जा सके, फ्यूचर में कैंसर तक का ट्रीटमेंट इससे हो सकता है। इस बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर से बताया है। अब थोड़ा समझिए, स्टेम सेल की रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भाई क्या है, इसी से ही पता चलेगा आगे डेवलपमेंट होता है हमारी ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का, जिसे यूज़ करा जाता है उन सबको रिप्लेस करने में जो मान लीजिए बीमारियों से ग्रसित हैं, एक मेडिकल कंडीशंस की वजह से कुछ ग्रसित हैं, कुछ प्रॉब्लम है। तो इन थ्योरी पूरा ही जो हमारा ये कार्डियक सिस्टम है, जो हमारा ये हार्ट चलता है, ये कुछ होता है, सब कुछ होता है, ये सब कैसे होता है, कुड बी जनरेटेड, ये सब जनरेट हो सकता है थ्रू स्टेम सेल्स as well as through all the research required on stem cells। भाई स्टेम सेल्स पे रिसर्च होगी, सब कुछ होगा, तो आगे फ्यूचर में लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है भाई, जिससे हमारा शरीर बना है, अगर शुरुआत में हम उसी चीज को रख लें तो फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत होगी तो हम ग्रोथ करा के उससे ही हमारा पूरा जो है डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग रूट्स हैं जिनके माध्यम से स्टेम सेल्स की लाइंस को प्रिक्योर किया रखा जा सकता है। एंड वहीं पे ही अब ऐसे कह दिया गया कि स्टेम सेल्स को हम रख रहे हैं, लेकिन अब इसको रखने को कैसे रखना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं जब बात आती है यहाँ पे मेनली इसको रखने की, प्रिक्योर करने की। तो ये खुद में एक इशू है। ठीक है, तो बायोएथिक्स में आप समझ लो चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सब बिगनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज के अंदर आ रहा है। फिर आई बात ह्यूमन क्लोनिंग और डिजाइनर बेबीज की। देखिए दोस्तों, डिजाइनर बेबीज को आप ऐसे कह लीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसका पूरा जो जेनेटिक मेकअप है ये आर्टिफिशियली सेलेक्ट करा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, और कंबाइंड विद द ये जो विट्रो आईवीएफ का प्रोसेस होता है ना, अब इसमें विट्रो फर्टिलाइजेशन देख लीजिए, तो विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ, ताकि क्या पर्टिकुलर जीन्स, क्या पर्टिकुलर कैरेक्टर रखने हैं, नहीं रखने हैं, ये इस हिसाब से माँ बाप डिसाइड कर सकें। इसको मैं और डिटेल से भी समझाती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए पहले इस जो किताब में लिखा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझिए, पहले अच्छा चलिए थोड़ा क्लियर ही कर लेते हैं ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सपोज करिए कि आईवीएफ का एक प्रोसेस है, मतलब विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से मान लीजिए माँ बाप जो है वो यहाँ पे एक बच्चा अपना पैदा करा रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से चाहा बच्चे के अंदर, अब सपोज करिए कि उनको चाहिए कि एक बढ़िया वो म्यूजिशियन निकले, या बढ़िया जो है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर तरह की क्वालिटी, ब्लू कलर की आईज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उस पर्टिकुलर जीन का जो व्यक्ति है वहां से उस चीज को लगा के और आर्टिफिशियली इसके अंदर जो है वो उस प्रोसेस के माध्यम से उसके अंदर कस्टमाइज करा के और उस बच्चे को उस हिसाब का ही पैदा करवा दिया जैसा चाहा था। ठीक है, तो अब इस तरह में बहुत सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ये बच्चे जिनके पास पैसा है वो तो फिर आगे निकल जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। ये तो मोटा मोटा बात आई। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको, किताब में क्या दिया हुआ है। देखिए ऐसी जो आप इस चीज को समझे कि डिजाइन कैसे करा दे रहे हैं बच्चे को, इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है ना, और भाई किस हद तक, मॉरल या एथिकल लिमिट्स तक। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बच्चों के जीन्स का और कैरेक्टर का सिलेक्शन हमने किया तो फिर क्या फायदा रहा चीजों का, है ना। मतलब समझिए कि हाउ वुड डिजाइनर बेबी इज मेड, कैसे, यहाँ पहली चीज तो यहाँ समझिए कैसे बनेंगे। दूसरा कि क्या ये मॉरल या एथिकल डिफरेंस जो है इस जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करके, ताकि डिजीज को जो है पीछे कर सके, है ना, ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। अभी मैं इसको और डिटेल से बताऊंगी अपार्ट फ्रॉम बुक ऑल्सो। प्लस भाई व्हाट विल बी ह्यूमन जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैव ऑन सोसाइटी। आइए थोड़ा सा समझाते हैं इसको किताब छोड़ के और अच्छी तरह से। देखिए भाई, सपोज करिए हमने ये कहा कि हम इस वजह से बेबी को डिजाइनर बेबी बनाना चाहते हैं, आगे इस पे आगे आना चाहते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भाई जो बीमारियां हैं उनसे आगे बच्चा ग्रसित ना हो, वो जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हम अपने हिसाब से लगवा दें उसके अंदर, और प्लस जो है वो फ्यूचर में उसकी कोई डिसेबिलिटी या ये वो है तो अभी से हम ये चीज़ों को देख लें। हम अच्छा अच्छा सोच के इस चीज़ को सामने रख रहे हैं, लेकिन इसका सोसाइटी पे देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा आगे उस बच्चे की रिप्रोडक्शन को लेके। पहली चीज जो आगे फ्यूचर जनरेशन आएंगी। दूसरी बात फर्क ये पड़ेगा कि
जो भी बच्चा है, पैसे वाले हैं, पैसे वालों ने तो भैया अपना बेबी डिज़ाइन करवा लिया बढ़िया, और जो गरीब हैं वो पीछे रह गए। इस हिसाब से तो अमीर वाले बच्चे ही दुनिया लीड करेंगे, और जो छोटे जगह से आ रहे हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा है ना। ह्यूमैनिटी पे इसका क्या जो है असर पड़ेगा, ऐसे आप देखिए ना, ज़्यादा जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इस पर बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी रिसर्च में चीज़ों को बैन करा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ये वेपन, ह्यूमन वेपन साबित हो जाए। सपोज करिए कि शार्क या किसी फिश की स्किल्स को, चीज़ों को डाल दिया किसी ह्यूमन में, और उसने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, अब हम समुद्र में जो है वो कूद जाएंगे कुछ करके, और तुम लोग ढूंढ ही नहीं पाओगे मुझे। कैसे ढूंढ पाओगे, मैं कितने कितने टाइम तक नीचे रह सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हजार्डियस साबित हो सकती हैं। समझे। अब बिगनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज को लेके मैंने क्या आपको समझाया। अब आइए एंड ऑफ लाइफ इश्यूज को लेके समझाती हूँ। अब एंड ऑफ लाइफ इश्यूज क्या है। यूथनेशिया। समझे, ये क्या है, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। कि भैया यहाँ पे मैं समझाऊंगी क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी हैं जो ज़रूरी हैं टू द एंड ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल वो इश्यूज जो कि कंसेंट से लेके हैं कि भाई किसकी जहाँ पे किसकी मर्जी लगेगी, है ना। प्लस लिविंग विल्स, प्लस डीएनआर कि डू नॉट रेसिक रेसुसिटेट ऑर्डर्स। अभी मैं सब समझाती हूँ क्या है क्या नहीं है। पहले हम यहाँ से यूथनेशिया से शुरुआत करते हैं। देखिए यूथनेशिया की बात क्या होती है। यूथनेशिया एक ऐसी कैटेगरी में आता है जो कि एक बहुत बड़ा वाइटल, ये लाइफ इश्यूज का एक सब्जेक्ट है। फिलॉसफी या स्टडी जो इसकी है वो एक्सट्रीमली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़रूरी है कि दैट नॉट ओनली इन बायोएथिक्स, ना सिर्फ बायोएथिक्स में, बट एक हर एक फील्ड में इस इशू को लाना चाहिए सामने। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फैमिली इन्वॉल्व है और जो बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। अच्छा, अब देखिए जो पुराने डिसीजंस रहे थे ना, वो अफेक्टेड है बाय मॉडर्न टेक्निक्स, नीड टू बी एड्रेस प्रीवियस डिसीजन रूलिंग्स अफेक्टेड बाय मॉडर्न टेक्निक्स, इन्हें यहाँ पे एड्रेस करना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी क्लियर है ना, जो अफेक्ट कर रही है ह्यूमन लाइफ को। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पे डाइंग पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते पेन किलर्स को। क्यों, क्योंकि उनका इच्छा होती है। अभी यहाँ पे समझिए यूथनेशिया क्या, पहले समझ लीजिए। अब हमने जैसे ये कहा कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली बता देंगे, नहीं तो फिर कमेंट आने लगेगा वही बता दिया जो किताब में था। देखो कोई जैसे मानो कि कोई बंदा है वो किसी बीमारी से ग्रसित है। अब डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि भाई ये बहुत, जैसे मान लीजिए कोई कोमा में है, एक एग्जाम्पल देती हूँ, कोई कोमा में है। अब डॉक्टर ने कहा कि कितने साल तक कोमा में रहेगा क्या पता, समझ रहे हैं, और कब तक रहेगा, क्या रहेगा, इसमें रहेगा तो पेन में ही रहेगा। तो फैमिली मेंबर्स से डिसाइड करके, बातचीत करके, कंसेंट लेके ये करा जाता है कि जो भैया उसका लाइफ सपोर्टिंग, जो जिस पे मान लो वेंटिलेटर पे रह रहा है, किसी चीज़ पे रह रहा है, तो उसको हटा दिया जाता है जिससे भैया वो इस पेन से बाहर आ जाए। अब ये तो हो गया मोटा मोटा, लेकिन इसकी एक फॉर और एक अगेंस्ट एक डिबेट तो होगी ना। बट तो इतना समझ गए क्या चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा और पहले आ जाते हैं। तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी क्लियर नहीं है। कभी कभी हमें देखने को ये भी मिला है कि कुछ व्यक्ति जो दर्द से ग्रसित है, झेल रहे हैं, लेकिन वो पेन किलर्स को नहीं खाते। क्यों, क्योंकि उनका ये इच्छा होती है कि भाई हमें जीवित रहना है। क्यों, और अपने आखिरी वक्त तक अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ हमें प्यार से रहना है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई नहीं होता उन्हें प्यार करने के लिए, है ना, और उन्हें ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं अच्छा रहना और मतलब जिंदा रहना, और लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई अब हमारी लाइफ पूरी हो गई है, अब हमें कोई नीड नहीं है, तो आई वॉन्ट टू डाई, और या आई वॉन्ट टू स्लीप परमानेंटली। तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो आपके लिए कोई और डिसीजन ले, इस बात पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जो है होती है। आइए थोड़ा सा हम यूथनेशिया की डिबेट को समझते हैं। देखिए पहले से ही इतिहास से हिस्टोरिकली यूथनेशिया डिबेट का मेन फोकस रहा है बहुत सारी दिक्कतों पे। यूथनेशिया ओपोनेंट एजिकियल इमैनुअल एक अमेरिकन बायोएथिस्ट हैं। दोस्तों इनके हिसाब से यूथनेशिया के अंदर मेन देखा जाए तो 4 आर्गुमेंट सामने आते हैं। पहला, कि लोग के पास हक होता है, राइट होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, इसलिए कोई और व्यक्ति उनकी जिंदगी या उनके बारे में कोई डिसीजन ले, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, कि असिस्टिंग अ सब्जेक्ट टू डाई
माइट बी बेटर चॉइस देन रिक्वायरिंग दैट दे कंटिन्यू टू सफर। दूसरी बात ये कि किसी व्यक्ति को, या सब्जेक्ट ही हो गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी ना, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो सब्जेक्ट कहलाने लगता है, तो उसको असिस्ट करना फैमिली मेंबर्स को कि भाई अब इनको जो है वो इतना झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आराम से जो है वो परमानेंटली ये अपना इन सब चीज़ों से जो है दूर हो जाएं, और उनको मतलब जो है ऐसा करा जाए, मैं मार दिया जाए बोलूँगी तो गलत लग रहा है सुनने में, ठीक है। तो ये बात है कि दर्द से, दुख से सब मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा एक डिबेट का कारण ये है कि जो फर्क है पैसिव यूथनेशिया के बीच में, ठीक है, विच इज ऑफन परमिट। पैसिव यूथनेशिया तो आप जानते हैं ये परमिसिबल चीज है, एंड ये जो एक्टिव यूथनेशिया तो नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या है, ठीक है, विच इज नॉट सब्सटेंसिव, और दैट अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट इज अनरीजनेबल या अनसाउंड। ये एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक हो गया पैसिव यूथनेशिया। अब पैसिव में तो आप समझ रहे हो क्या चीज़ें चल रही हैं कि भाई जब कोई चांस नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे है, कोमा में है, बहुत लाइफ सपोर्टिंग उससे ही जी रहा है किसी भी तरह से, तो समझ लो सीन क्या है कि हाँ भाई उसको हटा देना चाहिए, और अगर ज़बरदस्ती जी रहा है। और एक चीज़ हो गई कि हमने किसी को इंजेक्शन दिए और मरने के दिए और ज़बरदस्ती दिया, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो इस बात पे बड़ा डिबेट है कि भाई एक को तो आप हाँ भर रहे हो, एक का आप नहीं कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट का कारण। और चौथा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि यूथनेशिया को परमिट करना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएं। कुछ जो ऐसे एक्टिविस्ट जो यूथनेशिया के सपोर्ट में हैं, वो अपना पॉइंट सामने रखते हैं कि कुछ कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड हो गई, बेल्जियम हो गई, और कुछ स्टेट जैसे कि ओरेगन जैसी स्टेट जहाँ पे यूथनेशिया लीगलाइज्ड है, ठीक है ना, तो वहाँ पे देखते हैं कि टू आर्ग्यू दैट इट इज़ मोस्टली अनप्रॉब्लमेटिक, वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसलिए आप यूथनेशिया को इतना बड़ा टॉपिक क्यों बना रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि दिक्कत हो ही हो, बहुत सारी जगह पे देखते हैं हम कि इतनी स्टेट्स ने कर रखा है इसको परमिसिबल, लेकिन वहाँ पे तो कोई दिक्कत देखने को मिलती नहीं है। अच्छा, फिर वापस आते हैं इम्मानुएल पे। मैंने इम्मानुएल के बारे में बताया कि कौन है, तो सिमिलरली इनका ये कहना है कि यहाँ पे 4 मेजर आर्गुमेंट हैं जो यूथनेशिया के जो ओपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये तो हो गए जो मैंने आपको बताया कि कौन लोग जो यूथनेशिया के प्रोपोनेंट्स हैं, जो कहते हैं यूथनेशिया करना चाहिए, ठीक है ना, और सही चीज़ है, उनके बारे में बताया। अब जो ऑपोजिट हैं वो क्या कहते हैं वो समझते हैं। उनका पहला ये कहना है कि सारी डेथ पेनफुल नहीं होती, तो आप अगर इसको चल रहे हो इस बात पे लेके कि चलो हम मुक्ति दिला दें इस दर्द भरी दुनिया से, तो ये बात आपकी गलत है। दूसरा इनका ये कहना है कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि अभी वाला ट्रीटमेंट आप हटाइए, ठीक है, इसके साथ कुछ और इफेक्टिव पेन रिलीफ दीजिए, ये सब चीज़ें अवेलेबल तो है ना। तीसरा कि हम दर्द से छुटकारा देने के लिए मौत क्यों दे रहे हैं, है ना, कुछ और दीजिए। तीसरा कि जो ये डिस्टिंक्शन है एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया के बीच में, ये मॉरली इंपॉर्टेंट है कि एक ज़बरदस्ती किसी को इंजेक्शन दे के मार दो, और एक जो नहीं ही जी सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, अगर उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐसा किया जा रहा है, तो ये जो है क्या कहते हैं एक अलग चीज़ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और चौथी बात कि यूथनेशिया को लीगलाइज करके सोसाइटी को आप पतन की तरफ लेकर जाओगे, नीचे की तरफ लेकर जाओगे, जिससे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फ्यूचर में कि जिसे समझना समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट जो ओरेगन का एग्जाम्पल दिया गया, उसने भी 2013 में कहा कि पेन वॉजेंट, मतलब वहाँ पे भी पेन जो है वो टॉप रीज़न नहीं था जिसकी वजह से लोगों ने यूथनेशिया को ऑप्ट करा। टॉप रीज़न ये था कि अपनी डिग्निटी को लॉस कर दिया था, फियर ऑफ बर्डनिंग अदर्स। तो ये एक दिक्कत है, किसी मनुष्य को ऐसा लगा कि अरे मेरी इज्जत चली गई, चलो भैया यूथनेशिया लेके मर जाते हैं, ये तो एक तरीके से वही हुआ कि छज्जे से कूदना। दूसरा कि अरे हम दूसरे के ऊपर बोझा बन के जी रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तो मौत का वेट करा करते हैं, नहीं तो जो है ऐसे चलेगा, यूथनेशिया ले लिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिली हैं कि पेन या दर्द या बीमारी ही से नहीं, लोगों ने और चीज़ों से भी लिया है, दिक्कत हो सकती है। अब मेन हमारी मुद्दा आता है कि भाई इस यूथनेशिया, मैडम इंडिया के अंदर बताइए, इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया के अंदर क्या सीन है। देखिए पैसिव यूथनेशिया जो मैंने बताया ये लीगल है हमारे देश भारत में,
7 मार्च सन 2011 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज करा था पैसिव यूथनेशिया को बाय मींस ऑफ विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट इन अ पेशेंट ऑफ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो समझ लीजिए वेंटिलेटर में है, कोमा पे है और वो सिर्फ वेंटिलेटर के माध्यम से जी रहा है, अगर उसका स्विच ऑफ बंद मतलब स्विच बंद कर दिया तो वो मर जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर उसकी जो है इस दर्दनाक ज़िंदगी से जो है उसको वो करने के लिए मतलब छुटकारा देने के लिए इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटाया जा सकता है। ये हमारे यहाँ लीगल है, ये पैसिव यूथनेशिया कहलाता है। डिसीजन को इसलिए किया गया था, एक वर्डिक्ट फाइल किया गया था एक केस में। आइए बताते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई केस होता है बैकग्राउंड में, उसी से डिसीजन लेती है। तो आइए समझाते हैं कि डिसीजन वाज मेड एज अ पार्ट ऑफ वर्डिक्ट इन अ केस जिसमें अरुणा शानबॉग, ठीक है, अरुणा शानबॉग जो है इन्वॉल्व थी, जो कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी। मतलब कुछ नहीं है ना, बस सांस चल रही है और मतलब ऐसा है कि जो है हुआ क्या था, मैं वही बताऊंगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इनकी डेथ हुई 2015 में, ठीक है। अब हुआ क्या था देखिए, था क्या, ये एक खूबसूरत सी अरुणा जो है ये काफ़ी खूबसूरत सी नर्स थी, साउथ से थी, काम करती थी एज अ नर्स बॉम्बे के अंदर, ठीक है, मुंबई में मतलब काम करती थी। ये एक डॉक्टर के प्यार में पड़ गई थी, वो सेम हॉस्पिटल का डॉक्टर था। दोनों ही शादी करना चाहते थे, ठीक है, आपस में बहुत ज़्यादा थे। और लेकिन किस्मत का ऐसा कुछ रहा कि एक क्लीनिंग बॉय, सफाई कर्मचारी ने क्या करा, इनको फोर्स करा कि इनको बैडली इंजर्ड करा, है ना, जो है बहुत ज़बरदस्ती रेप करने की कोशिश करी। और इससे देखो होता क्या है ना कि मनुष्य के ना माइंड में बहुत गंदा असर छूट जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। बैडली इंजर्ड हुई और इससे ये वेजिटेटिव स्टेट में चली गई फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, ठीक है। तब से ये एकदम कुछ नहीं, हिलना डुलना कुछ नहीं। एंड और ये अभी की बात है, 2015 में तो इनकी डेथ हुई। सोचिए ये कहानी आप क्या सोचते होंगे 5-10 साल पुरानी, नहीं, 1973, सिंस 1973। ये इतनी टचिंग और हार्ड रेंडिंग स्टोरी है ना कि मतलब क्या बताया जाए, ठीक है, कि किस्मत का क्या खेल हो सकता है कि कोई अच्छा अच्छा सोच रहा है अपने जीवन में 1 मिनट में। खैर मैंने तो जिंदगी में देखा है 1 मिनट में कैसे किस्मत पलट जाती है। चलिए, तो ये समझना है कि हमेशा चीज़ें हमारे पक्ष में अच्छी नहीं होती हैं। ये एक जो जो ज़िंदगी है ना, जो ये लाइफ है ना, ये एक जर्नी है। इसमें माय मदर ऑलवेज से वन थिंग एंड दैट इज़ वेरी वेरी नाइस, कि जब परेशानियाँ आती हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो इट इज़ लाइक दिस। अब आप ये देखो ना, जिग जैग होता है, और जिग जैग तो हमारी हार्ट बीट में ही आपको बता देगा। जहाँ ये सीधा हुआ तो समझ लो ज़िंदगी का जीने का कोई महत्व ही नहीं। तो इसलिए कब क्या हो जाए, कैसा हो जाए, कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा, ये सब तो है बात। अब यहाँ पे खैर ज्ञान से हट के प्रोबेबली दिस कुड बी कॉल्ड एज अ थीस्टिक मोरालिटी। आइए थोड़ा अब बात करते हैं सुसाइड को लेके। इसी के अंदर अगर मैं सुसाइड की बात करूं दोस्तों, तो सुसाइड आप क्या समझते हैं? सुसाइड क्या है? जब इंसान अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से अपनी खुद की जान लेना चाहता है और जान ले लेता है। अब सुसाइड किसी की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, आपके मेंटल डिसऑर्डर, आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है, आपको कोई और चीज़ है, आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, या शिज़ोफ्रेनिया है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या आप नशे में हैं, अल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा आदमी पीने लगता है, तो कुछ ना कुछ, शराबी है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा, ड्रग अब्यूज़ है, ये तो आप जानते ही जानते होंगे, या स्ट्रेस फैक्टर्स है, जैसे कि आपके घर में फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, पति पत्नी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कोई लड़ाई चल रही है, या आपको बुरी तरह से बुली कर दिया गया, परेशान कर दिया गया, आप उस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि आप समाज में कैसे देखेंगे, तो इंसान सोचता है कि बस हम जिंदगी खत्म कर लें, यही हर चीज़ का निवारण है। अब देखिए बहुत सारे सवाल उठते हैं इस फिलॉसफी ऑफ सुसाइड के अंदर भी, जिसमें कि बहुत सारे मतलब जैसे इंक्लूडिंग कि आखिरकार सुसाइड में क्या आता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सुसाइड, ठीक है, क्या सुसाइड को यहाँ पे एक सही रैशनल चॉइस के तौर पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, एक मॉरल परमिसिबिलिटी सुसाइड की, ठीक है, क्या है कि मतलब क्या सुसाइड को सही लेना चाहिए, परमिसिबल बनाना चाहिए कि हाँ आप जब चाहो तो आप मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि सुसाइड को एक्सेप्ट करना एक मॉरल और सोशल टर्म में, ठीक है ना, इस पोजीशन से समझिए कि एक ऐसा काम जो एक देखा जाए तो एक्ट इज इनहेरेंटली इमोरल,
और अनएक्सेप्टेबल होगा बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में। अब मानिए कि किसी को ऐसा लगता है, देखिए ये तो हमने बता दिया कि कोई बड़ा परेशान है, बोझा समझ रहा है, और क्या उसको कहना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी है वो जब चाहे तब करे। लेकिन लेकिन अगर मानिए ऐसा हो कि एक लड़की है, सपोज करिए, अब उसको ऐसा लग रहा है कि इस डिसीजन पे आई कि अपनी खुद की मैं ज़िंदगी बर्बाद कर देती हूँ, यंग है, हेल्दी है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा दबाया जा रहा है, घर के अंदर परेशान किया जा रहा है, उसको कुछ जो है अपनी मर्जी का नहीं करने दिया जा रहा है, बहुत परेशान है। और उसके चलते वो कहेगी, अभी उसके पास ज़िंदगी थी लेकिन उसने कहा अरे खुद को मार डालो, क्या ही फ़ायदा है इस ज़िंदगी का। तो ऐसे सेंस में यंग हेल्दी पर्सन है वो अपनी जान ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि जो है उसके पास कोई और ऑप्शन जीने का नहीं बच रहा है, उसको ऐसा लग रहा है ये ईजी वे है। तो ये एक दिक्कतें हैं। तो ये तो होगी बात। अब कुछ ओपोनेंट्स की बात करें सुसाइड के, इनमें क्रिश्चियन फिलोसफर्स जैसे कि ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, थॉमस इक्विनस, इमैनुअल कैंट एक्सेट्रा आते हैं। और दूसरे सुसाइड को देखते हैं कि एक लीगल तरीका है पर्सनल चॉइस का, भाई मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। जो सपोर्टर हैं इस बात के, वो कहते हैं कि नो वन शुड बी फोर्स टू सफर अगेंस्ट देयर विल। जो कहते हैं कि सुसाइड सही बात है, उनका ये कहना है कि भाई किसी को उसकी इच्छा के अगेंस्ट क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। अगर उसको कुछ ऐसा दिमागी तौर पे कुछ ऐसा दिक्कत है जो उसको नहीं, वो वैसे क्योंकि इनक्योरेबल डिजीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं, मेंटली वो इल है, दिक्कत है या बुढ़ापा है और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इम्प्रूव हो सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता ये। तो इनका ये जो बिलीव है उसको ये सीधा रिजेक्ट करते हैं कि सुसाइड हमेशा इरैशनल होती है, बल्कि ये कहते हैं कि ये वैलिड हो सकती है। अगर ये मान लीजिए कोई पेन से, ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो क्यों नहीं है आखिरी चीज़ के तौर पर, जिसे हम लोग लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, क्यों नहीं इंसान जो है इसको ऑप्ट कर सकता। ठीक है। अब जो एक स्ट्रॉन्गर स्टैंड ये है, ये आर्ग्यू ये करते हैं कि जो लोग जो हैं, ठीक है, इनको ये अलाउ करा जाना चाहिए कि वो चूज करें चीज़ों को, कि भाई टू डाई रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर सफरिंग। ठीक है ना, जिंदगी में झेलने से अच्छा है कि वो मर जाए। और कुछ सपोर्टर्स स्कूल ऑफ थॉट के, इनमें नाम आता है स्कॉटिश एम्पिरिस्ट डेविड ह्यूम का और अमेरिकन बायोएथिस्ट जैकब अपील का। ठीक है। तो ये हमने बात करी, इसमें हमने एक सुसाइड को भी इंक्लूड कर दिया। अब हम आपको इसके पहले आगे बढ़े थोड़ा सा लीगल स्टेटस ऑफ सुसाइड इन इंडिया के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आता है सन 2017 का। इस एक्ट के हिसाब से, जिसे नोटिफाई करा था हेल्थ मिनिस्ट्री ने मई 2017 में, उसके हिसाब से यहाँ पे 4 पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। चलिए इसमें तो हम आगे बाद में बढ़ेंगे, फिलहाल तो 4 पॉइंट जो हैं वही समझा देते हैं। इस लीगल स्टेटस ऑफ सुसाइड एक्ट के बारे में ही है। यहाँ हमें जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहला मैनर ऑफ ट्रीटमेंट। मैनर ऑफ ट्रीटमेंट, अब ये क्या है? हर एक व्यक्ति के पास ये हक होना चाहिए कि वो ये चीज़ बताए कि किस तरह से उसके साथ व्यवहार करा जाए, उसकी मतलब या क्या किस तरह से उसे ट्रीट करा जाए मेंटल इलनेस के लिए, ऐसे टाइम पे जैसे मान लीजिए कि उसकी मेंटल हेल्थ की कोई दिक्कत है, मेंटल हेल्थ सिचुएशन उसकी सही नहीं है, तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है उसके पास ये राइट होना चाहिए और उसे ट्रीट करवाना भी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पे ये भी कहेगा कि कौन व्यक्ति होगा, मतलब वो उस व्यक्ति के पास ये भी हक हो जो बताए कि भाई मेरे बदले मेरी लाइफ को लेके जो डिसीजन लिया जाएगा, मेरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, मेरी के हॉस्पिटल से रिलेटेड, मैं कहाँ जो है एडमिट होऊंगा, इससे रिलेटेड उसका हक वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे और अपनी मर्जी से दे कि यही इंसान जो है वही मेरे ज़िंदगी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेगा। तो मैनर ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा, एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर, ये एक ज़रूरी बात है। अब पब्लिक हेल्थ केयर, अब इसमें क्या है, ये गारंटी करता है हर एक इंसान को कि उसके पास राइट हो, हक हो कि वो मेंटल हेल्थ केयर का एक्सेस पा सके और अपना ट्रीटमेंट करा सके, और ये सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों में ये उसको चीज़ अवेलेबल हो। दोस्तों, ये जो राइट है इसके अंदर हो सस्ता, एक अच्छी क्वालिटी का और एक ईजिली आसानी से एक्सेस करने वाली सर्विसेज, जैसे कि मिनिमम मेंटल हेल्थ सर्विस हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थापित ज़रूर की जाए। और ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर दिमागी रूप पे उनको कोई दिक्कत है, मेंटल इलनेस है, इनके पास राइट
टू इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट का भी हो, प्रोटेक्शन हो इन ह्यूमन का और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट का। ऐसा नहीं कि वो वहां पहुंचे तो उनके साथ बेइज्जती करी जाए, उनके साथ गलत व्यवहार करा जाए और दूसरों के बदले दूसरों को पहले देख लिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है, सब एक समान उनके साथ जो है वो ट्रीटमेंट हो। तीसरा ये कहा जाता है सुइसाइड डीक्रिमिनलाइज। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से इसको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, सुसाइड को अटेम्प्ट करना इज नो मोर अ क्राइम इन इंडिया एंड यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिए जाएंगे मेंटली इल बच्चों को, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग कोई भी चीज जो सेक्शन नंबर 309 में आती है इंडियन पिनल कोड के, कोई भी व्यक्ति जो सुसाइड करने की कोशिश करता है शैल बी प्रीज्यूम अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज कि मई टू हैव उनके सीरियस स्ट्रेस है। तो अगर मान लीजिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ समझ आती है तो इसको ट्राई नहीं करा जाएगा, ना ही पनिश किया जाएगा अंटिल द सेड कोड। चौथी बात है ना कि इंश्योरेंस, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे समझिएगा। इसके अंदर ये आता है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस दे मेंटली इल लोगों को, सेम उसी तरह से जैसे कि फिजिकल इलनेस के लिए दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब जो नया ये लॉ है इसका एम है कि भाई उन लोगों को भी सोसाइटी के अंदर वैसे ही इज्जत, वैसे ही इंक्लूड करा जाए जो लोग दिमागी तौर पे सही नहीं है, कि अच्छा ट्रीटमेंट केयर प्रोवाइड करके जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके, उनके परिवार की ज़िंदगी बेहतर बन सके और अपनी कम्युनिटी में वो अच्छे से रह सकें। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें हैं और चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, परंतु एक अच्छी सोच एक अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाती है। अब बात आती है रिसर्च, पेशेंट्स, पॉपुलेशन एंड एक्सेस की। दोस्तों, एक अच्छी हेल्थ केयर को एक्सेस करना पाना ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम ये बहुत सारी चीज़ों पे बेस करता है। इनमें से एक अच्छी दवाइयाँ, डिलीवरी सिस्टम बेस्ड रिसर्च, बट रिसर्च के अंदर एटलीस्ट देखा जाए तो कुछ हद तक यहाँ पे समय लगता है, कुछ सब्जेक्ट्स का यूज़ तो होता है ना। अगर रिसर्च करनी है तो पहले चूहों पे किया जाता है। अभी यहाँ समझिएगा, अब मैं आपको बहुत लंबा बढ़िया प्रोसेस बताने जा रही हूँ कि रिसर्च के भी कुछ प्रोसेस होते हैं। जब दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं बन जाती एक मिनट में। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि वैक्सीन बनी तो वैक्सीन कैसे कैसे फ्रेज वाइज यहाँ चलता रहा, इसके अंदर जो है उनका पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए भाई कि रिसर्च में एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर भी आपको पहले हुआ ट्रायल, हुआ चूहों वगैरह पे हुआ और फिर धीमे 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 ह्यूमन पे हुआ, फिर और बड़ी मात्रा में हुआ। ये सब कैसा प्रोसेस है मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ। अब जब ह्यूमंस वगैरह पे हो तो उसमें भाई सब्जेक्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी ना, किसी व्यक्ति के ऊपर तो ट्रायल होगा ना। तो एज सच वन कैन सी दैट एथिकल कंसर्न्स अराइज है। अब यहाँ पे जब बात आती है तो एथिकल कंसर्न्स सामने आते हैं। फर्दरमोर कई सारी पॉपुलेशन जो लोगों की है वो रिस्की है रिसर्च को लेके। मान लीजिए आप हैं, आप बड़े हेल्दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ कुछ भी रिसर्च कर ली जाए, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति पे, मान लीजिए बूढ़े व्यक्ति पे वही सेम चीज़ करी गई और उसकी जान को खतरा हो गया तो क्या होगा, रिस्की होगा ना। तो इसलिए दूसरी कैटेगरी आ जाती है। यहाँ पे इस रिसर्च को लेके भी एक मॉरल कंसर्न पैदा होता है और यहाँ पे एक बेसिक सवाल उठता है कि किस तरह से फाइनेंस करा जाए ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम को। आइए थोड़ा समझते हैं कि क्या कंसर्न है इस रिसर्च एथिक्स के अंदर। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन हाई लेवल पे पहुंच जाता है, नहीं तो फिर मेरा मन ही नहीं करता। आई होप आप समझ रहे होंगे और आप लाइक कर देंगे। चलिए अब बात आती है रैंडमाइज, सबसे पहले आती है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स की बात। दोस्तों, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स वो ये चीज़ है जिसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सच स्टडीज, जो भाई जिनके ऊपर ये ट्रायल हो रहा है वो जानते ही नहीं है कि दे आर ऑब्टेनिंग द प्रोमिसिंग बट नॉट येट सर्टिफाइड ट्रीटमेंट फॉर देयर कंडीशन। मतलब जैसे हमने कहा कि आपकी दिक्कत है, हम आप पे ये लगा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये सर्टिफाइड नहीं है, इनको ये बात पता ही नहीं है कि इससे क्या हो रहा है, हमें कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। और बता के इन्फॉर्म कंसेंट लेना ये यूजुअली लिया जाता है, अज्यूम करा जाता है इन एड्रेसिंग द एथिकली ऑफ RCTs नोटिस। अब RTC मतलब ये रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। अगर इसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इसकी बीमारी के लिए उसको जो चीज़ें दी जा रही हैं वो क्या है
है ना, बस दे दी गई कि ये चल रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसमें अब इस बात में मॉरल कंसर्न क्या उठता है? मॉरल कंसर्न ये उठता है कि इसको बताना और इसकी कंसेंट लेना, इसकी मर्जी से उसको ये चीज देना, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नोटिस दो दैट इफ द प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट इज लाइफ सेविंग, मान लीजिए इसको जो बिना बताए चीजें जो दी गई हैं बिना इसकी किसी मनमर्जी के, अगर इससे इसकी जिंदगी बचती है तब तो सही है, एक अच्छा चीज है। लेकिन है ना, अगर नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत हो गई, मान लीजिए इनएडिक्वेट चीजें हो गई, तो क्या होगा? तो ये एक दिक्कत हो जाएगी। तो यही जो इनएडिक्वेट वाला है ना, ये अगर कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो एक बेसिस है क्रिटिसिज्म का, ये RCTC के, समझ गए? ठीक है, तो क्या कह रहा है? एंड द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रिसीव बाय द कंट्रोल ग्रुप इज इनएडिक्वेट, देन देयर इज बेसिस फॉर क्रिटिसिज्म। वही है, अच्छा हो गया तो ठीक, बुरा हो गया तो दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बेनिफिशियरीज ऑफ रिसर्च की भी बात कर लेते हैं, फिर आपको मिलिट्री एथिक्स के बारे में बताएंगे। तो देखो, अब बेनिफिशरीज ऑफ रिसर्च क्या है? एक दूसरा केस ये भी होता है जो अफेक्ट करता है बहुत सारे लोगों को, वो ये है कि कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिन्हें टेस्ट करा जाता है कुछ पॉपुलेशन पे ही, कुछ सर्टेन पॉपुलेशन पे ही, लेकिन इसका फायदा जो होता है वो बाहर की पॉपुलेशन को यूज होता है, मतलब बाहर की पॉपुलेशन को फायदा होता है। मतलब समझिए, ऐसे समझिए कि यहाँ पे आप इसको बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर एक एग्जाम्पल भी दूंगी। सपोज करिए कि यहाँ पे आपको एक प्लेट चावल दिए गए हैं, आपके पास एक प्लेट राइस रखे हैं, और ये राइस अच्छे हैं कि खराब है, इस चीज को इस व्यक्ति को खिला के देखा गया पूरी प्लेट। अब ये व्यक्ति बताएगा अगर इसके अंदर बीमारी हो गई तो मतलब खराब है, और अगर ये स्वस्थ रहा तो अच्छे हैं। अब अगर ये स्वस्थ रहा और ये राइस अच्छे हुए तो इस व्यक्ति को इसको खिलाया गया, मतलब कि रिसर्च इस पे किया गया, मतलब टेस्ट इस पे किया गया और बेनिफिट इसको मिला। समझे इस बात को? अब इसको और समझिए, देखिए अब यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस की बात करते हैं दैट कैन रिवर्स HIV ट्रांसमिशन। जो ये HIV इतनी बड़ी दिक्कत है, उसका जो माँ की कोख में जैसे बच्चा है, तो माँ की कोख से जो बच्चे को ट्रांसमिट हो जाता है HIV, तो इसके लिए कुछ ऐसी रिसर्चेस करी जा रही है ताकि ये ट्रांसमिशन ना हो, माँ को है तो बच्चों को ना हो। अब इस मेडिसिकेशन को टेस्ट करने की जरूरत है। अब आप जो है किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाओगे, अफ्रीका के अंदर इसे टेस्ट करने के लिए, तो बात क्या आती है कि भाई फार्मास्यूटिकल कंपनी गई, उन लोगों के साथ स्टडी कर रही है, उन लोगों के साथ कर रही है जो अफ्रीका के हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, अभी बेचारे अंडर डेवलप्ड हैं, उनके साथ हुई। लेकिन इसका फायदा किसको दिया गया? फायदा दिया गया डेवलप्ड नेशन को, जैसे कि US। तो ये बात तो गलत है। अगर if availability to those in research country is not feasible, it is permissible in the first phase to conduct the study। भाई अगर यहाँ पे रिसर्च कंट्री के अंदर जो, जैसे हम लोग को दवाई बनके जब तैयार हो गई, तो वो दवाई सबसे पहले गई US के पास, लेकिन उसका रिसर्च हुआ था अफ्रीका के अंदर। तो जो उसकी पहली डोज है वो अफ्रीका में जाने के बाद गई US के पास, तो क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे कुछ सवाल इन सब चीजों को लेते हैं और बनते हैं, फार्मास्यूटिकल या इन दवाइयों को प्रोड्यूस करने को लेके कुछ सवाल उठते हैं, ठीक है ना, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। आइए अब थोड़ा मैं आपको यहाँ मिलिट्री एथिक्स के बारे में बता दूं, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई थिंक ये लास्ट रहेगा। हाँ, तो ये लास्ट रहेगा, इसको समझा देती हूँ। देखिए मिलिट्री एथिक्स जो होती है ना दोस्तों, ये कुछ सवालों से कंसर्न है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड ईथॉस ऑफ अ सोल्जर एंड आर ऑफन अंडरस्टूड एज अप्लाइड प्रोफेशनल एथिक्स। अब देखिए, जैसे वॉर थ्योरी में जनरली देखा जाता है टू सेट अ बैकग्राउंड टर्म्स ऑफ मिलिट्री एथिक्स, हालांकि इंडिविजुअल कंट्रीज ट्रेडिशंस इनकी अलग अलग फील्ड होती है अटेंशन के लिए। अब समझिए, अब थोड़ा सा तो हो गया किताबी भाषा, अब थोड़ा समझाती हूँ। देखिए मिलिट्री एथिक्स के अंदर बहुत सारे और सब एरियाज आते हैं, जैसे कि इनमें कि व्हाट, क्या, अगर, इफ एनी शुड बी द लॉज ऑफ वॉर। दूसरा, जस्टिफिकेशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ मिलिट्री फोर्स। भाई मिलिट्री फोर्स को यहाँ तुमने भेज दिया, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है? डिसीजन की, डिसीजन अबाउट हु मे बी टारगेटेड इन द वॉरफेयर, भाई किसे टारगेट करा जाएगा लड़ाई वड़ाई में, इसके रिगार्डिंग डिसीजन। चौथा, डिसीजन ऑन चॉइस ऑफ वेपनरी एंड व्हाट कोलेटरल इफेक्ट सच वेपनरी मे हैव, ठीक है ना, क्या होगा उसका आगे और कौन सी वेपनरी यूज करनी है, इसको लेके डिसीजन। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स
कि किस तरह से मिलिट्री के जो प्रिजनर्स हैं उनको हैंडल कैसे करना है, जो रिफ्यूजीज़ हैं, ठीक है, वो जो रिफ्यूजीज़ क्रिएट हुए हैं इन वॉर्स के द्वारा, इनको कैसे हैंडल करना है। तो ये इश्यूज़ बहुत बड़ा पिछले कुछ सालों महीनों से देखने को मिला है सीरियन रिफ्यूजीज़ के क्राइसिस में, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये सब रिफ्यूजी हो गए हैं, अब दंगा वंगा तो हो गया, लड़ाई वड़ाई तो हो गई, तो अब क्या होगा, कैसे करा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखा गया है। वी ऑल्सो इंस्टिगेटेड द वॉर राइट मूवमेंट्स इन द वेस्टर्न यूरोप एज एन एंटीथीसिस टू अ फ्लेक्सिबल अप्रोच शोन बाय द रिस्पेक्टिव यूरोपियन नेशन टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ रिफ्यूजीज कमिंग टू देयर नेशन इलीगली थ्रू द मेडिटेरियन सी। अब यहाँ पे तो दंगा हो गया, लड़ाई हो गई, इसने ये कर दिया वो कर दिया, और सब हो कि जब वो क्या करें, उनकी तो नौकरी चली गई, घर चला गया, वो भाग भाग के दूसरे देश में जा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत तो होगी ना, इसके लिए सवाल उठता है। और उसके साथ मेथड्स कैसे डील करना है वायलेशन ऑफ लॉस को वॉर के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलिट्री एथिक्स में आती है, हर जगह पे एक एथिकल कंसर्न तो देखिए आता है। यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे एथिकल स्टैंडर्ड से। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।